कहानी की शुरुआत एक युवा लड़की से होती है जो छुट्टियां मनाने आई होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी एक बाली गायब हो गई है। पहले उसे लगता है कि शायद फोटो लेते समय बाली समुद्र में गिर गई होगी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त बिना एक पल सोचे समुद्र में कूद जाती है ताकि बाली ढूंढ सके, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर एक अजीब सी आवाजें आने लगती है और समुद्र का पानी उबलने लगता है। उनकी कांच की नाव टूट जाती है और उसी के साथ दोस्त की मौत हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक परिवार छुट्टियां मनाने ला पाल्मा द्वीप पहुंचता है। इस द्वीप को ज्वालामुखी द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का ज्वालामुखी 1948 के बाद कभी नहीं फटा था। पति पत्नी अपनी बिगड़ती शादी को बचाने की उम्मीद में यहाँ आए होते हैं। वे इस यात्रा को अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी मौका मानते हैं। जब परिवार तैरने के लिए कपड़े बदल रहा होता है तभी उसकी बड़ी बेटी सारा जमीन पर एक जोड़ी बालियां मिलती है। पिता तुरंत कहते हैं कि हमारे परिवार की नहीं है, लेकिन सारा बिना ध्यान दिए उन्हें टेबल पर रख देती है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि ये छुट्टियां उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक सफर बनने वाली है, जहाँ उन्हें एक भयानक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच जियोलॉजिकल सर्वे विभाग के वैज्ञानिक मेरी अपने साथी के साथ पहाड़ों में रिसर्च करने के लिए जाती है। हमेशा की तरह वे एक गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन आज उन्हें गुफा की दीवारों के कुछ अजीब दिखाई देता है। चट्टानों पर सीमेंट जैसी परत जमी हुई होती है। मेरी ने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं देखा था, इसलिए वह तुरंत सैंपल इकट्ठा करने लगती है। तभी उसका दाढ़ी वाली साथी देखता है कि जमीन पर बहुत सारे मरे हुए चमगादड़ पड़े हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से ज्यादा है। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब गुफा की छत अचानक नई दरार दिखाई देती है। उसी समय जियोलॉजिकल विभाग का डायरेक्टर अपने ऑफिस में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। खबर में लिखा होता है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी समुद्री इलाके में एक स्पीड बोट मिली है और उसमें मौजूद सभी पर्यटक मृत पाए गए हैं। मामले की जांच जारी होती है। ये खबर पढ़कर डायरेक्टर चिंतित हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेरी उसका साथी ऑफिस पहुंचकर उसे गुफा की खोज के बारे में बताते हैं। आगे की जांच में पता चलता है कि गुफा की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेहद ज्यादा खतरनाक स्तर पर है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। साथ ही द्वीप पर बारिश का मौसम लंबा होता जा रहा था और लगातार बढ़ती बारिश की वजह से चट्टानों का संतुलन बिगड़ रहा था, जिससे गुफा के अंदर खतरनाक दरारें बन रही थी। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर ये जारी रहा तो भूकंप हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर उनकी बात से सहमत नहीं होता है। वे कहता है कि पहाड़ों में हल्के के सामान्य है और अभी तक जहरीली गैसों का साफ संकेत नहीं मिले हैं, इसीलिए स्टीव इतनी भी गंभीर नहीं कि कोई बड़ा अलर्ट जारी किया जाए। दोनों वैज्ञानिक उसकी बात सुनकर निराश हो जाते हैं, लेकिन दाढ़ी वाला वैज्ञानिक अभी अपनी आशंका पर कायम रहता है और मेरी को नक्शे के पास ले जाकर याद दिलाता है कि 1948 के बाद यहाँ बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने कई किलोमीटर लंबी दरार बना दी थी। वह दरार इतनी चौड़ी होती है कि एक इंसान उसके अंदर चल सकता था। अगर फिर ऐसा विस्फोट हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर गया तो एक भयानक सुनामी आ सकती है। ये सवाल करता है कि डायरेक्टर लोगों को पहले से चेतावनी क्यों नहीं दे रहा। असल में कुछ साल पहले डायरेक्टर ने भूस्खलन की चेतावनी जारी की थी, जिससे भारी दहशत फैल गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस घटना की वजह से उसकी नौकरी लगभग चली गई थी। तभी से उसने तय कर लिया था कि जब तक खतरा पूरी तरह निश्चित ना हो वह दोबारा अलार्म नहीं बजाएगा। लेकिन मेरी और उसका साथी नहीं जानते थे कि डायरेक्टर उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। वह फॉरेंसिक विभाग की नई रिपोर्ट देखने गया है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि स्पीड बोट वाले लोग बेहद गर्म जहरीली गैसों की वजह से मरे थे। उनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड मिली थी। यह साफ संकेत था कि इसकी बिल्कुल नहीं है कि स्थिति सामान्य नहीं है बिल्कुल भी। इधर रिजॉर्ट में निक का परिवार बिना किसी चिंता के छुट्टियां मना रहा होता है। सारा चुपचाप बैठी होती है। एक लड़की उसे बीच वॉलीबॉल खेलने बुलाती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने ऑटिज्म से पीड़ित छोटे भाई का ध्यान रखना होता है। वह नई दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। स्कूल से बाहर आने के बाद उसके पिता निक उसी उदासी समझ जाते हैं और उसे खेलने के लिए भेज देते हैं। भरोसा दिलाते हैं कि छोटे भाई का ध्यान वे रखेंगे। उधर निक अपने बेटे के साथ होता है। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है जो एक स्पेनिश आदमी से हंसकर बात कर रही होती है। निक गुस्सा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल जब वे अपने बेटे की तरफ देखता है तो बच्चा गायब होता है। घबराया हुआ निक उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद वे अपने बेटे को एक चट्टान पर खड़ा देखते हैं। बच्चा चुपचाप समुद्र की तरफ देख रहा होता है। वहाँ अनगिनत कछुए एक साथ इकट्ठा हो रहते हैं, जैसे कि किसी खतरे को महसूस चुके हो। उधर मेरी की जांच पूरी होती है। गुफा से लाए गए पानी के नमूने कोई असामान्य खनिज नहीं मिलता। उससे साफ हो जाता है कि समुद्र का पानी तेजी से पहाड़ के अंदर घुस चुका है और सीधे गुफा तक पहुंच गया है। उनकी मिली दरार सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी होती है। इसका मतलब पूरा द्वीप बड़े खतरे में। मेरी और उसका साथी फिर पहाड़ पर लौटते हैं और दरार के ऊपर के हिस्से की जांच करते हैं। पहुंचकर देखते हैं कि दरार का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। वे तुरंत माप लेना शुरू करते हैं और उनका डर सच साबित होता है। दरार लगातार खिसक रही होती है।
हालांकि उसकी गति धीमी होती है, लेकिन अगर ये जारी रहा तो विनाशकारी तबाही तय। उधर जियोलॉजिकल विभाग भी खतरे के संकेत मिलने लगते हैं। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा होता है। हल्के भूकंप सामान्य महसूस होने लगते हैं। डायरेक्टर तुरंत नेशनल गार्ड को संपर्क करने के आदेश देता है ताकि जरूरत पड़ने पर पर्यटकों को हटाया जा सके। तब भी मेरी उससे फोन करती है। जैसे ही डायरेक्टर को पता चलता है कि वे अभी भी पहाड़ पर है, वे घबरा जाता है और तुरंत नीचे आने का आदेश देता है। उसी समय दरार से सफेद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। मैरी और उसका साथी अपनी जान बचाकर भागते हैं और रास्ते में कैंपिंग कर रहे लोगों को भी भागने की चेतावनी देते हैं। कुछ समय बाद मेरी अस्पताल में होश में आती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका साथी जहरीली गैसों की वजह से कोमा में चला गया है। डायरेक्टर समझ जाता है कि तो बस शुरुआत है। जहरीली गैसों के बाद राख निकलनी तो फिर लावा, जहरीली गैस के बाद राख निकलेगी और फिर लावा। अगर पहाड़ का हिस्सा समुद्र में गिरा तो विशाल सुनामी पैदा हो सकती है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान खतरे में डाल देगी। जहरीली गैसें निकलने के बाद अगला चरण राख और फिर पिघले हुए लावे का होता है। अगर पहाड़ का कोई बड़ा हिस्सा समुद्र में गिर गया तो उससे एक विशाल सुनामी पैदा हो सकती है। ऐसी सुनामी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। कई महाद्वीप इसकी चपेट में आ सकते हैं और छोटे द्वीप पूरी तरह से समुद्र में डूब सकते हैं। केवल लोगों को सुरक्षित निकालना ही अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा लोगों में फैलने वाली दहशत और अफरा तफरी थी। डायरेक्टर अभी भी इंतजार करना चाहता है जब तक पूरी तरह से पक्के सबूत ना मिल जाए, लेकिन मेरी अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं थी। वे साफ कहती है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो परिणाम भयानक होंगे। दबाव में आकर डायरेक्टर उसके साथी मेयर से मिलने जाता है, लेकिन मेयर का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। तो वे लोगों को चेतावनी देना से मना कर देता है जब तक उसे पूरा यकीन न हो जाए। एक और गलत अलार्म उसकी कुर्सी छीन सकता है। मेरी और डायरेक्टर लाख कोशिश करते हैं, लेकिन मेयर इंतजार करने का फैसला करता है। उधर रिजॉर्ट में निक और उसकी पत्नी के बीच फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। वे पर आरोप लगाती है कि उसके बेटे के गायब होने के तुरंत बाद नहीं बताया उसे। निक गुस्से में जवाब देता है कि वे पूरे दिन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करता।